नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करिए और देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होता है, और लास्ट में बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही है। कुल टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो सभी क्षेत्र से लिए गए हैं। साहित्य हो, पैडागोजिकल हो, व्याकरण हो, जो पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न उसी को लिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है इत धन आदि, बी है इति धन आदि, सी है इत धन आदि और डी है इति धन यदि। तो देखिए इत्यादि क्या है, ये कि ईयड़ संधि है। जब ईयड़ संधि है तो इसका जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इति धन आदि, ठीक ना, क्योंकि ई और अ मिल करके क्या बना देते हैं, य बना देते हैं, ठीक ना, ईयड़ संधि में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। लंबोदर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो आप लोग उत्तर जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो देखिए ये जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए जब दोनों पद मिल करके किसी तीसरे विशेष पद का संकेत करे तो वह होता है बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास जो होता है, लंबोदर उदर, लंबा है उदर मतलब लंबा क्या है, उदर, उदर मतलब पेट, जिसका अर्थ होता है गणेश जी, ठीक ना। तो दोनों पद मिलकर के क्या कर रहे हैं, तीसरे विशेष अर्थ श्री गणेश जी का की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, अच्छी, कान, जीभ, दांत। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, देखिए जो कान है यह तद्भव है, जीभ क्या है, तद्भव है, और दांत क्या है, तद्भव है। तो अच्छी जो है यह क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अच्छी का जो तद्भव रूप क्या होता है, आँख होता है, ठीक ना। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आँख होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है वहाँ मत जाओ। यह वाक्य अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। वहाँ मत जाओ, मना किया जा रहा है ना, निषेध है ना। तो बताइए ऑप्शन नंबर 1 है संकेतवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, या नकारात्मक, या प्रश्नवाचक। कह रहा है वहाँ मत जाओ, तो मना किया जा रहा है तो नकारात्मक हो जाएगा। तो जब नकारात्मक हो जाएगा तो निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। देखिए जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक ना, उसी लेवल का क्वेश्चन, और टोटल 50 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग पूछिए मत। और देखिए आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो करा कि मेज पर पुस्तक रखी है, तो देखिए जो पर है ना, इसमें आता है कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण पर के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्रिया के आधार पर स्थान या समय का बोध कराने वाले संज्ञा सर्वनाम को क्या कहा जाता है, अधिकरण कारक कहा जाता है। इसका जो मुख्य चिन्ह होता है अधिकरण का, में होता है और पर होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अधिकरण में आता है और पर आता है, तो इसलिए आप लोग इससे याद कर लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तरणी शब्द का
सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तरड़ी, तरड़ी, तरुणा, तज, तमाल, तरवर, बहु फल छाए, ठीक ना, ये एक पंक्ति है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है नाव, सूर्य, युवती, नदी। तो तरड़ी का मतलब होता है सूर्य, ठीक ना, अगर छोटी ई लगा है तो सूर्य हो जाएगा, ठीक ना, और बड़ा ई लिखा रहेगा तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? नाव होता है। देखिए यह तरड़ी का मतलब होता है सूर्य और यही तरड़ी हो जाएगा, तो इसका हो जाता है नाव, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य। जब छोटी रहेगा तो सूर्य और बड़ी रहेगा तो नाव, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। यह नाव, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शूर्पणखा का शुद्ध तद्भव या रूप परिवर्तन रूप क्या होगा, या अनल शब्द का सही विलोम क्या होगा यदि अनल का विलोम पूछा जाए तो? तो देखिए यहाँ पर जो अनल का विलोम हो जाएगा वह जल होगा। अनल का मतलब क्या होता है? आग। अनल का मतलब आग, आग का पर्यायवाची या विलोम क्या होगा? जल, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है अंकिचन, निर्धन, दरिद्र, असमर्थ। जिसके पास कुछ नहीं हो उसको बोलते हैं अंकिचन। क्या बोलते हैं? अंकिचन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी पूरी तरह शुद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है आनुषांगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषांगिक। तो कौन सा वर्तनी जो शुद्ध है बताइए? तो देखिए ये जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आनुषंगिक। क्या हो जाएगा? आनुषंगिक। यह शुद्ध है, ठीक ना, और सब अशुद्ध है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ऊँट को जीरा खिलाना, बी है बहुत बड़े जानवर को कम भोजन देना, सी है आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना, और डी है जीरे का अधिक उत्पादन होना। तो देखिए जो ऊँट बहुत बड़ा होता है, अगर उसको थोड़ा सा भोजन देंगे तो वही कर रहा है ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक ना। आवश्यकता से बहुत कम वस्तु का मिलना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ को किस प्रकार का व्यंजन माना जाता है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, या संयुक्त व्यंजन। तो देखिए जो ड़ और ढ है इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन मानते हैं, अर्थात द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर है दिग धन अंबर, दिक धन अंबर, दिस धन अंबर, दी धन अंबर। तो दिक धन अंबर यह जो है व्यंजन संधि है, तो दिक धन अंबर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो देखिए चौराहा, इसमें 4 आ रहा है ना, संख्या की बात आ रही है। जब संख्या की बात आएगी तो वह द्विगु समास होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग बताइएगा लास्ट में कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ ईमानदारी से। प्रश्न नंबर 14 है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह घर से बाहर गया। जब घर से बाहर निकल रहा है मतलब पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक ना, पेड़ से लड़का गिरा, पेड़ से आम गिरा, तो जब अलग हो गया, पेड़ से जब अलग हो रहा है पत्ता,
तो अपादान हो जाएगा। तो जब घर से आदमी अलग हो रहा है तो अपादान हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपादान कारक। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। आंधी बहुत तेज चल रही है बाहर, बहुत तेज आंधी है, मौसम खराब हो रहा है। प्रश्न नंबर 15, ए और अ वर्णों का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? कंठ है, कंठ तालव्य है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है। ए बोल के देखिए, ए अ कंठ और तालव का प्रयोग हो रहा है तो कंठ तालव्य हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए मिठास, इसमें भाव आ रहा है, ठीक ना। तो यह क्या हो जाएगा? मिठास, बुढ़ापा, ठीक ना, ये सब क्या है? भाववाचक में आता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 16 हो गया। 17 देखेंगे। दुष्परिणाम शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुस, दुस, दूर, दू। तो देखिए दुष्परिणाम शब्द में दुस का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। आधा हलंत लगेगा मूर्धन्य स पर। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। लोटा किस प्रकार का शब्द माना जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखिए जो लोटा है यह बहुत महत्वपूर्ण है, लोटा बार बार पूछा जाता है, तो यह देशज शब्द है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। दरवाजे पर कोई आया है। इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, निजवाचक सर्वनाम। कह रहा है दरवाजे पर कोई आया है, तो यह जो क्या हो जाएगा? तो कोई है मतलब निश्चित नहीं है कि कौन है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सकर्मक क्रिया वाले शब्द का वाक्य का चयन कीजिए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बच्चा रो रहा है, राहुल ने केला खाया, नदी बहती है। तो देखिए नदी जो बहती है यह अकर्मक है क्योंकि उसका काम ही है, हमें बच्चा रो रहा है उसका काम है। आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, लेकिन जो राहुल ने केला खाया, राहुल क्या कर रहा है? अलग है ना, राहुल है और केला अलग है। तो राहुल केला खा रहा है तो यह सकर्मक क्रिया एक कार्य हो रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृपण शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? दानी या उदार, भिखारी, स्वार्थी, कंजूस। तो देखिए कृपण जो है, कृपण का मतलब होता है ये दानी या उदार, ठीक है। इसका विलोम जो होता है दानी या उदार। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। जब कंजूस हो जाएगा तो कंजूस का दानी या उदार होगा, ठीक ना, जो दान देने वाला होता है। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। वैदेही वनवास किसकी अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य कृति है? मैथिली शरद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। तो देखिए वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ठीक ना। और कौन सा लिखिए? प्रिय प्रवास भी इन्हीं की कृति है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। नायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ना धन अक, ने धन अक, न धन अक, नो धन अक। नायक क्या है ये? यह अयादि संधि है, तो क्या हो जाएगा नायक का? न धन अक हो जाएगा, ठीक ना। न धन अक नायक, ठीक ना। देखिए आय जो है अगर अ से क्रिया करेगा मतलब मिलेगा तो क्या बनाएगा? आक बनाएगा, ठीक ना, या अक या आक। तो यहाँ से हो जाएगा नायक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक में खुजली होना नहीं, बहुत खुशामद करना या दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक पर चोट लगना, इज्जत बचाना। तो देखिए बहुत खुशामद करना या दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ये हो जाएगा, ठीक ना।
नाक रगड़ ली कमौना भयल हमार, इतना नाक रगड़ ली, इतना नाक रगड़ ली कि जाके तब जैसे हमार काम भयल, नाक रगड़वा दे काम करे खातिर, ऐसे होता है ना। तो वही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए आसमान, ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक प्रशंसा करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर और ऊपर की ओर फेंकना। तो आसमान पर चढ़ना मुहावरा जो है, अत्यधिक प्रशंसा जब करेंगे तो बच्चा आसमान पर चढ़ने लगता है, ठीक ना। आपका जब प्रशंसा होगी तो आप फूले समाएंगे नहीं, आसमान पर चढ़ने शुरू कर देंगे, सोचेंगे आसमान में अब चढ़ जाए। कोई चढ़ पाता है? इस तरह उड़ के चढ़ो, ठीक ना। चाहे इसरो में जाइए, वहाँ पर उड़ा देगा आसमान में, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम पैडागोजी सेक्शन का क्वेश्चन, उसके बाद साहित्य का देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अर्थ, ऑप्शन नंबर 1 अर्थ समझना, बी है पढ़ने में प्रवाह या गति, सी अक्षरों को जोड़कर शुद्ध उच्चारण करना मात्र, और डी है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाना। कराए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण, देखिए अर्थ समझना तो जरूरी है, पढ़ने के प्रवाह भी ठीक है, अक्षरों को जोड़कर शुद्ध उच्चारण करना मात्र से नहीं होगा, यहाँ मात्र शब्द लगा है तो यही गलत हो जाएगा, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती कक्षा में क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर है बच्चों को गृह कार्य समय पर पूरा करवाना, बी है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, सी है पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों को रटवाना, और डी है बच्चों को भाषा परीक्षण में 100% अंक दिलवाना। करा एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति बनाना, ये सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। भाषा शिक्षण की आगमन विधि का सही चरण क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर, आगमन क्या होता है? पहले उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर नियम, फिर परीक्षण, ठीक ना। तो उदाहरण पहले में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। भाषा अर्जन युक्ति की अवधारणा किसने दी थी? तो कह रहा है भाषा अर्जन युक्ति की अवधारणा किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है बी एफ स्किनर, जीन पियाजे, नोआम चॉम्स्की और लेव वाइगोस्की। तो ये बात जो बताए थे नोआम चॉम्स्की बताए थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक ऐसे जो भाषा अर्जन होता है वह जन्मजात होता है, ठीक ना। ये बात ये बताए थे कि बच्चा जन्म से ही भाषा सीखा रहता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। बच्चों के लेखन कौशल के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सुंदर और चमकदार लिखावट नहीं, आकलन में कोई जरूर नहीं है। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग ठीक है कुछ हद तक, विचारों के अभिव्यक्ति और मौलिकता, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है? जो कक्षा में हमेशा प्रथम आते हैं? नहीं। जो खेलकूद में बहुत आगे होते हैं? नहीं। जिन्हें भाषा सीखने में विशिष्ट कठिनाइयाँ कमियाँ आ रही हो, ये इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का असली उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को व्यस्त रखना ताकि वे शरारत न करें, ऐसी कोई बात नहीं। कापियाँ भरवाने वाली बात तो एकदम गलत हो जाएगी। कक्षा में सीखने के लिए संप्रत्यों को विस्तार देना और अभ्यास को मजबूत करना, ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बहुत छोटी होनी चाहिए ताकि जल्दी याद हो सके। याद करने वाली बात क्या होती है? निगेटिव होती है, तो पहले गलत।
वे बच्चों के भाषाई और मानसिक स्तर के अनुकूल हो तथा उनमें जीवन की विविध रंग विविधता हो। ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल शब्द है तो नकारात्मक हो जाएगा। विदेशी होना चाहिए भी, केवल शब्द है तो नकारात्मक। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। बच्चों में डिस्ग्राफिया नामक विकार का मुख्य लक्षण क्या है? डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब लिखना, पढ़ने में तीव्र कठिनाई, ऐसा नहीं। गणितीय गणना डिस्कैलकुलिया कब बोला जाता है? लिखने की कठिनाई, ठीक है, लिखने की कठिनाई, ठीक ना। प्रश्न नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे टेलीविजन या स्मार्ट क्लास का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, इससे शिक्षक का काम पूरी तरह खत्म हो जाता है। बी है, बच्चों की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके अधिगम को अस्थायी और प्रभावी बनाती है। सी है, ये बहुत महंगी होती है। महंगी वाली बात नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती। ये बात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर और अधिगम को अस्थायी बनाने में प्रभावी होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अब आएगा हमारा साहित्य से क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। साहित्य और उनकी रचनाएं से क्वेश्चन है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, जिन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है? कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। तो देखिए, ये जो माना जाता है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, वो है सूरदास को, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरदास, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा, मैथिली में। तो देखिए, ये जो की है यह अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो रामचरितमानस है ना, उसकी रचना अवधी भाषा में किया गया, ठीक ना। कब किया? 1574 ईस्वी में ये अवधी भाषा में किए हुए हैं। इनकी और रचनाएं जैसे है कवितावली है, विनय पत्रिका है, ये ब्रज भाषा में। देखिए, कवितावली और विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में है, रामचरितमानस अवधी भाषा में है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किस विद्वान ने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डी है मिश्र बंधु। तो देखिए, जो दिए थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक ना। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम जो देने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान और गबन के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? उपन्यास सम्राट की उपाधि तो ये कौन दिए थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये ही दिए थे। आइए प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। चितंबरा काव्य कृति के लिए हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? चितंबरा किसकी लेखक है? कौन लिखे हैं ये महाकाव्य की रचना? ये जो लिखने वाले हैं सुमित्रानंद पंत, तो इन्हीं को मिला होगा। तो सुमित्रानंद पंत, ठीक ना। चितंबरा कौन लिखे है? सुमित्रानंद पंत। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। आवारा मसीहा किसकी प्रसिद्ध जीवनी विधा की रचना है, जो बांग्ला लेखक शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, राम विलास शर्मा, मोहन राकेश। ये किसकी है? ये विष्णु प्रभाकर, ठीक ना। जो आवारा मसीहा है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है, जो बांग्ला के लेखक थे, तो वह जो लिखे विष्णु प्रभाकर ने लिखे उनकी ऊपर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। कफन और फूस की रात, कफन और पूस की रात कहानियों के लेखक कौन है, जो यथार्थवादी परंपरा की उत्कृष्ट कहानियां है? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। तो कौन है कफन और पूस की रात के लेखक? मुंशी प्रेमचंद रहे, ध्यान रहे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। सरस्वती
पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य को परिमार्जित और शुद्ध रूप दिया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। तो ये जो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर अब 44 देखेंगे, जो रस, छंद, अलंकार और काव्य संदर्भ से रिलेटेड है। भयानक रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से क्या है? भयानक मतलब क्या है? डरावना, क्रोध, भय, शोक, जुगुप्सा। तो देखिए भय है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। बरयो किस प्रकार का मात्रिक छंद है और इसके चरणों में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन नंबर 1 है सममात्रिक, जो 16 मात्राएं हैं। अर्ध सममात्रिक, जिसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तरणी, तनुजा, तटचमाल, तमाल, तरुवर, बहुफल, छाय, इस प्रसिद्ध पंक्ति के में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तरणी, तनुजा, तट, तमाल। तरुवर त आ रहा है ना, तो जब त आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। त शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक ना। जिस शब्द की वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग। तो देखिए क्या हो रहा है, देख करके हर्ष हो रहा है। ठीक ना। भौरे की बात हो रही है, तो यहाँ पर रूप की बात हो रही है, रूप को देख करके। ठीक ना। माँ जैसे उदयगिरी मंच पर उदित, जैसे जब सूर्य उगता है तो जैसे लग रहा है कि क्या हो रहा है, एक सूर्य की चमक जैसे क्या है, रघुबर बाल पतंग। ठीक ना। सूर्य का उदय जो है जो कि कमल नेत्र के अनुसार हो रहा है। उदयगिरी पर्वत का श्री राम पर जो बाल सूर्य का, संतों पर कमल का और नेत्रों पर भौरों का सीधा आरोप हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। रूप की यहाँ प्रशंसा की जा रही है। ठीक ना। तुलना की जा रही है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। महाकाव्य के अनुसार शांत रस में कौन सा रस माना जाता है? प्रथम रस, पंचम रस, नवम रस, अंतिम रस। तो देखिए जो शांत रस होता है यह महाकाव्य के अनुसार 9वां है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। देखिए इसको देख लीजिए और बता दे रहा हूँ। इसमें जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों का वर्णन किया गया। ठीक ना। बाद में आचार्यों ने जैसे अभिनव गुप्त ने तत्वज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न होने वाले निर्वेद भाव को आधार मानकर शांत रस को 9वें रूप में स्थापित किया। ठीक ना। प्रश्न नंबर 49 है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इस काव्य में इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? करे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उपमा दी जा रही है। ठीक ना। यहाँ सुंदर मुख की तुलना सीधे किससे की जा रही है? मयंक मतलब चंद्रमा से की गई है। ठीक ना। तो इस यहाँ पर उपमा हो रहा है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। बिनु पद चलय बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? कराए बिनु पद
चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई करई विधि नाना। तो देखिए क्या बता रहा है, यह एक विभावना की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। जहाँ कारण के बिना भी कार्य होना पाया जा रहा है, ठीक ना, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इस पंक्ति में बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना और बिना कान हाथ के अनेक काम को करने की बात दिखाई गई है। बिनु पद चले बिनु काना कर्म विधि कर्म करे विधि नाना, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि बिना पैर के वो चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, बिना हाथ के सब कर्मों को कर रहा है, अर्थात उसका रूप नहीं हुआ निराकार है। निराकार का मतलब भगवान, वो सब कर्मों को देखता है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन हुए। आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।